ये चैप्टर कुछ है कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स और जो बच्चे पढ़ लिए होंगे कहीं ना कहीं चैप्टर के नाम से उनको डर लगता होगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही बेसिकली हम लोग समझेंगे, बहुत धीरे धीरे कुछ कुछ कंसेप्ट में बताऊंगा और जो पूरा फॉर्मेट है उसको एक ही बार मैं शो करने वाला नहीं। पहले फॉर्मेट दिखाऊंगा नहीं आपको, पहले हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज को समझेंगे, एट द एंड जाके हम फॉर्मेट में जाएंगे जहां हम सब कुछ एक साथ समझेंगे। हाँ तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम पे ही 3 वर्ड छुपे हुए हैं का कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो बात जब करते हैं कैश की, कैश का मतलब आपको पता है मनी, फ्लो का मतलब या तो पैसा आ रहा होगा या तो पैसा जा रहा होगा, इसका स्टेटमेंट बनाना है हमको। जो कैश आ रहा है, जो कैश जा रहा है, उसका स्टेटमेंट बनाना है, यानी इनफ्लो ऑफ कैश का एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का। पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे हम, पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे, जा रहा है तो माइनस करेंगे। हालांकि ये चैप्टर कुछ है कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स और जो बच्चे पढ़ लिए होंगे कहीं ना कहीं इस चैप्टर के नाम से उनको डर लगता होगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही बेसिकली हम लोग समझेंगे, बहुत धीरे धीरे कुछ कुछ कंसेप्ट में बताऊंगा और जो पूरा फॉर्मेट है उसको एक ही बार मैं शो करने वाला नहीं। पहले फॉर्मेट दिखाऊंगा ही नहीं आपको, पहले हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझेंगे, एट द एंड जाके हम फॉर्मेट में जाएंगे जहाँ हम सब कुछ एक साथ समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे 3 एक्टिविटी की बात होगी। सबसे पहला एक्टिविटी जो आएगा वो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी बच्चा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और चौथा आ जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी बच्चा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटी नहीं एक्टिविटीज़। अब देखो जैसे क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट गिवन होगा, जो नया वाला बैलेंस शीट हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था है, तो जो पहले चैप्टर में पढ़ा था बैलेंस शीट नया वाला, वो वाला बैलेंस शीट आपको एज पर क्वेश्चन दिया होगा। उस क्वेश्चन से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये देखना कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। सपोज डेट मान लो अगर क्वेश्चन में दिया मशीन 2021 और 2022। अब 2021 में लिखा है 5 लाख और 2022 में लिखा है 7 लाख। इसका मतलब क्या है, कितने से बढ़ा ये, 2 लाख रुपए से बढ़ा। 2 लाख रुपए से बढ़ा मतलब मशीन कहीं ना कहीं आपने परचेज किया। क्या किया, परचेज किया। परचेज किया तो पैसा आया कि गया, गया, यानी आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गया। यानी हमको ना इस साल का अमाउंट लिखना ना आने वाले साल का अमाउंट लिखना, हमको लिखना क्या है, डिफरेंस। क्या लिखना, डिफरेंस, यानी कितना कैश आया कितना कैश गया। मान लो अगर शेयर्स की बात की जाए, शेयर कैपिटल में 2021 एंड 2022 को 2021 में 10 लाख दिखा रहा और 2022 में 15 लाख दिखा रहा है। तो 5 लाख से बढ़ा ना शेयर। 5 लाख से बढ़ने का मतलब क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश। कितना बढ़ा, 5 लाख। तो 5 लाख क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। अब बस बात ये है ना, कुछ आइटम को हमको ऑपरेटिंग में लिखना है, कुछ आइटम को हमको इन्वेस्टिंग में लिखना है, कुछ आइटम को हमको फाइनेंसिंग में लिखना है। सर लिए ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। ऑपरेटिंग का मतलब वो है कि जो बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड जो भी कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो होगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। जैसे कि सेल ऑफ गुड, मतलब बिजनेस का ऑपरेशन क्या है, सामान बेचना, सामान सर्विस बेचना, यही है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जैसे सैलरी देना, ऑफिस के खर्चे, ये सारा चीज़ आ जाएगा किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जहां हम बिजनेस के ऑपरेशन को रन कर रहे होंगे। यानी वर्किंग कैपिटल की बात होगी। किसकी बात होगी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटिंग समझ में आ गया, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, जहां हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, इन्वेस्टमेंट। मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो बात आएगी वो। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में, सेल्स कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में। बात समझ में, जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहा है बच्चा, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ रखा है, क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, यहाँ भी आप पढ़े हो कि सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब पैसे आने का माध्यम। कहाँ से पैसा आ सकता है, शेयर से आ सकता है, डिवेंचर से आ सकता है, बैंक लोन से आ सकता है। ये सारा चीज़ कहाँ से पैसा आ रहा है,
बिजनेस को चलाने के लिए, वो उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटी में डिफरेंशियल समझ में आ गया आपको? क्या डिफरेंस है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है? बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, सेल ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, यही होगा ना। और क्या? सैलरी देना, ऑफिस के खर्चे, तमाम चीज़ें। इन्वेस्टिंग में क्या? हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, कुछ फिक्स एसेट सेल्स कर रहा है। और फाइनेंसिंग में क्या आ जाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स ऑफ फंड से पैसा आ रहा है। कहाँ से आ सकता है? इक्विटी से आ सकता है, जिसको हम ऑनर्स फंड बोलते हैं। फिर डिवेंचर बॉन्ड से आ सकता है, जिसको हम बोरोड फंड बताते हैं। बात समझ में आया? देखो, अब फॉर्मेट की बात की जाए, हालांकि शॉर्ट में बता रहा हूँ, फॉर्मेट आपका हिस्सा रहेगा पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये बगल में कोई फॉर्मेट नहीं है, पहली बात। ये फॉर्मेट इसके नीचे वाला पार्ट है। आप कॉपी में करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये नहीं कि बगल में बनाएंगे, ठीक है। पहला चीज, सबसे पहला काम हमको करना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला काम हमको करना पड़ता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग के लिए हम लोग इतना लिख लेंगे, मान लो इसके नीचे वाले पार्ट है, मतलब मान लो यहाँ पे पॉइंट बी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन एक्टिविटी की बात हो रही थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट में एक काम हमको और करना पड़ता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और एक और चीज़ इसमें यह है ना कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ही आपको आंसर गिवन है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर बता दिया गया है। सर कैसे बता दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन में अगर मान लो सपोज डेट बोल दिया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2021 में 5 लाख का था, 2022 में 7 लाख का है। ये बताओ कैश कितने से बढ़ा? कैश कितने से बढ़ा? 2 लाख से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यानी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। क्या हुआ? इंक्रीज। यानी जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए? 2 लाख आना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने से बढ़ा? कैश का मतलब क्या होता है? खुद कैश, पैसा, मनी। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? वो जो कैश के बराबर है। क्या क्या हो सकता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत जल्दी गड़बड़ होता है बच्चों से। करंट इन्वेस्टमेंट, बहुत बच्चे इसको करंट इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट्स मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं? है तो करंट एसेट्स ही है, तो ये करंट एसेट्स ही, लेकिन करंट एसेट्स का मतलब ये कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? ऑपरेटिंग में। फिलहाल इसके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ना तो ऑपरेटिंग में जाएगा, ना इन्वेस्टिंग में जाएगा, ना फाइनेंसिंग में जाएगा। ये जाएगा कहाँ पे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कितने से इंक्रीज हुआ ये बता दो? 2 लाख से। यानी जो आंसर है वो 2 लाख आने चाहिए। जो आंसर है वो कितना आना चाहिए? 2 लाख। और बिगिनिंग में कितना है? बिगिनिंग में कितना है? 5 लाख। और एंड में कितना है? 7 लाख। क्लियर? ठीक है। नेट इंक्रीज कितना हुआ था? 2 लाख। ये आंसर होगा आपका। तो जो आंसर आएगा आपका, यहां पे आप लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आ गया आपका कितना? 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो सीधे कहाँ आएगा? आउटर कॉलम में। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर में कितना था? 5 लाख। यानी कितना बन रहा है टोटल? 7 लाख है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। 2 लाख इंक्रीज हुआ था, 5 लाख शुरुआत में था ओपनिंग, तो 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 7 लाख। 7 लाख क्लोजिंग है, तो 2 लाख आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ओपनिंग वाले को आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। आंसर किसका आ गया? क्लोजिंग वाले का। ये आपको एट द एंड करना है, मतलब ऑपरेटिंग में आने के बाद, इन्वेस्टिंग में आने के बाद, फाइनेंसिंग में आने के बाद आपको ये काम करना है। क्लियर है? कहीं ना कहीं जो ज़्यादा स्पेस चाहिए वो हमको ऑपरेटिंग में चाहिए, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में स्पेस थोड़ा सा आपको कम चाहिए होगा। क्या स्पेस आपको कम चाहिए होगा? यहां तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग से। किससे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। उल्टे हाथ चलेंगे हम लोग, ठीक है? अब ये बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब पैसा आने का माध्यम, यानी पैसा कहां से आ रहा है। तो ये बताओ, कंपनी पैसा कहां से आएगा? इशू ऑफ शेयर से आएगा। तो इशू ऑफ शेयर से जब पैसा आएगा तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? प्लस करेंगे। ठीक है? ठीक। इशू ऑफ शेयर से क्या होगा? प्लस करेंगे। अब और कहां से पैसा आ सकता है? इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक, ये भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर है? इशू ऑफ शेयर से पैसा आ रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर से भी पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आउटर कॉलम में एट द क्या लिखना है हमको? एक इसका आंसर लिख रहा है ऑपरेटिंग का, एक इन्वेस्टिंग का आंसर लिखना है, एक फाइनेंसिंग का लिखना है, और आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख। आंसर कितना आ जाएगा? मतलब आउटर कॉलम में बाकी चीज हम लिखेंगे ही नहीं, बस तीनों का क्या लिख देंगे जो लास्ट में आंसर आएगा। क्लियर? इशू ऑफ शेयर से पैसा आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इशू ऑफ डिवेंचर से आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कहां से आ सकता है? प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन आ सकता है, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन। बैंक लोन से पैसा आएगा, इसको भी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसको भी क्या कर देंगे हम? पैसा आ रहा है, शेयर इशू किया पैसा आया, डिवेंचर इशू किया पैसा आया, बैंक से लोन लिया पैसा आया। ये किसका पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग का। ठीक। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश है, कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये भी पैसा आएगा। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। ये सब तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लेकिन ये कौन सा बोरिंग है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब तो समझ में आता है ना, वो बोरिंग जो हमने 1 साल के अंदर तक लेके, जिसका रिपेमेंट हमको 1 साल के अंदर क्या कर देना है? कर देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को, कैश क्रेडिट कुछ नया दिख रहा है आपको। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि बैंकर्स क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को, अपने स्टाफ, अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं या पब्लिक है, सबको बोल देते हैं कि भैया आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे खाते से क्या कर सकते हो? क्रेडिट कार्ड वाला आपके अकाउंट में है नहीं है उससे मतलब नहीं, आप पैसा क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। लेकिन कैश क्रेडिट का मतलब यही है, यहाँ में पब्लिक की बात नहीं हो रही। यहाँ बैंक खाली अपने ही जो अकाउंट होल्डर बिजनेसमैन है उसको बोला है पैसा निकालने के लिए, यहाँ पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट में पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हालांकि दोनों चीज सिमिलियर ही है, दोनों में अंतर नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट में पब्लिक इंक्लूड हो जाता है, कैश क्रेडिट में पब्लिक इंक्लूड ओनली बिजनेसमैन, ओनली फॉर बिजनेसमैन। बात समझ में आया? तो ये तो हो गया पैसा आने का माध्यम फाइनेंसिंग में। डिवेंचर इशू किए हो तो डिवेंचर ऐसा है कि डिवेंचर की एक लाइफ होती है। डिवेंचर हम मैक्सिमम 10 साल के लिए ही इशू कर सकते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में हम मैक्सिमम 30 साल के लिए कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 5 साल के लिए ही इशू किया अगर आपने डिवेंचर, तो 5वें साल में उस डिवेंचर का पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। और डिवेंचर जो हम वापस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर।
क्या बोलता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पैसा जा रहा, इसको हम अंडर ब्रैकेट रखेंगे, माइनस, माइनस वाले आइटम को अंडर ब्रैकेट। बैंक से लोन लिया तो उसका भी तो भुगतान करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जा रहा, ठीक। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट, ये भी पैसा जा रहा है। बात समझ में आ गया। अभी बताओ, ये डिवेंचर इशू किया, जिसको डिवेंचर दिया, जिसको किसको दिया, डिवेंचर होल्डर को दिया ना, तो उनको साल में क्या देंगे हम, इंटरेस्ट देंगे, तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग का। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, कुछ भी है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, वो लिख रहा हूँ मैं। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। अब डिविडेंड की बात करो, शेयर्स है ना, शेयर्स पे क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। फिलहाल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। डिविडेंड में दो टाइप के होते हैं, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये हम बाद में बात करेंगे। एक फाइनल डिविडेंड, वो क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ डिविडेंड लेके चल रहे हैं। तो डिविडेंड पेड, क्या पेड, डिविडेंड पेड, इसमें पैसा जा रहा है। शेयर इशू किया हूं, शेयर से पैसा आया, जिसको शेयर मिला, साल के आखिरी में प्रॉफिट जब बांटूंगा, प्रॉफिट बांटने को तो डिविडेंड बोलता हूं। 100 अगर रुपया है प्रॉफिट और 100 डिवेंचर 100 शेयर होल्डर है, तो एक एक रुपया सबको मिला, एक एक रुपया क्या है, वो डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड। वो एक एक रुपया क्या है, डिविडेंड दिया जा रहा है, कंपनी से पैसा जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे प्लस माइनस का क्या आंसर निकालेंगे। सपोज डेट सब कुछ करने के बाद 1 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में आ रहा तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ तक बात समझ में आ गया। हाँ, अगर आंसर माइनस में आता तो फ्लो फ्रॉम के जगह, फ्रॉम के जगह हम यूज्ड इन लिखते, मतलब कैश यूज हुआ, कैश क्या हुआ, यूज्ड हुआ। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। फाइनेंसिंग वाला पार्ट समझ में आ गया, पैसा कहाँ से आ रहा है, बिजनेस को चलाने के लिए, क्लियर है। कहाँ से आ रहा है, इशू ऑफ शेयर से, इशू ऑफ डिवेंचर से, प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन, पैसा आ रहा है। और कहाँ से आ सकता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश एंड क्रेडिट। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी हम डिवेंचर क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जा रहा है। बैंक लोन, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बैंक का लोन लिया और डिवेंचर लिया तो हमको इंटरेस्ट, तो भैया वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग का। अब ये डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड को आप स्टार मार्क करके रख रहा हूँ मैं, स्टार मार्क कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा इस पर कुछ चर्चा जरूर होगी, चर्चा इस पर बहुत गंभीर होने वाली है, तो इसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, अगर ये पहले पढ़ा देता उस टाइम बताता समझ में नहीं आता। अब उल्टा चलूंगा ना, ज़्यादा तेज समझ में आएगा। ये चैप्टर उल्टा जितना तेज चलोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा उल्टा चलने पर, ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में नहीं है, ठीक है। देखो, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सीधे लिख देता हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं लिखना है। मशीन दिया तो मशीन लिखेंगे, फर्नीचर दिया तो फर्नीचर लिखेंगे। बस मैं एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पैसा आया कि गया, पैसा आया कि गया, गया, तो क्या करेंगे, माइनस, ठीक। बात समझ में आ गया। दूसरा चीज़, इसका उल्टा कर दो, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पैसा आया कि गया,
सेल किया तो पैसा आया, सेल किया तो पैसा आया है। बात समझ में आया? सेल किया तो पैसा आया, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है? परचेज ऑफ कोई इंटेंजिबल एसेट्स, पैसा आया कि गया? गया। सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, पैसा आया कि गया? आया। प्लस करेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश प्लस आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस। अभी बताओ, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक बिल्डिंग था, जिस बिल्डिंग को हमने रेंट पे दे दिया। किस पे दे दिया? भैया मेरा बिजनेस तो टायर बनाने का था। किसका? एक बिल्डिंग खरीद के हमने बिल्डिंग किराए पे दे दिया। अब इससे जो किराया आ रहा है, क्या वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है? क्या बिजनेस पर्पस इनकम है? वो मेरा बिजनेस पर्पस इनकम, मेरा बिजनेस पर्पस इनकम वो होगा जहां मैं टायर बनाऊंगा और टायर बना के टायर बेचूंगा। बात समझ में आया? तो यहाँ बिजनेस पर्पस इनकम नहीं है, ये मेरा नॉन बिजनेस पर्पस इनकम है, जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि एक्चुअली में क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मान लो रेंटल इनकम मिल गया बिल्डिंग से, तो रेंटल इनकम, रेंटल इनकम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। क्लियर? कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट समझते हो ना कि क्या? आपने किसी और कंपनी का शेयर, किसी और कंपनी का डिवेंचर खरीदा है, यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट। तो परचेज किया तो पैसा गया, क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? ठीक। अब परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने जब किया है, अब परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर परचेज किया, डिवेंचर परचेज किया। शेयर में हमको क्या मिलेगा? साल के आखिरी में वो जो शेयर हमने परचेज किया उसमें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड वो भी तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ, बिजनेस पर्पस इनकम नहीं है। तो डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव्ड कितना? कितना क्या मतलब? प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। फिर आ गया आपका, मान लो डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव। शेयर्स में डिविडेंड मिलेगा और डिवेंचर में इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा आ रहा है, आ रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो एट द एंड आंसर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सपोज आंसर मान लो 2 लाख रुपया आ गया। कितना आ गया? 3 लाख कर लेते हैं। 3 लाख वो भी नेगेटिव में। किस में आ गया? नेगेटिव में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग समझ में आ गया अच्छे से? इसका एंड वाला चीज़ भी समझ में आ गया। इन्वेस्टिंग में क्या करना है हमको? हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे होंगे, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहे होंगे, कोई इंटेंजिबल एसेट्स खरीद रहे होंगे, या उसको बेच भी रहे होंगे। खरीद रहे हैं तो पैसा गया, बेच रहे तो पैसा आया तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो किया, इसमें आपको डिविडेंड रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, पैसा आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसका भी और खेल होना बाकी है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक, मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग की जगह क्या लिख दिया गया? फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये गलती से मिस्टेक हुआ है, ये गलती से मिस्टेक आप लोग मत करिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगा। क्लियर है? हाँ, तो जहाँ तक बात है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आ गया होगा एंड आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने के पहले आपको क्लास 11th में आप जो छोड़ के आए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ के आए थे क्लास 11 में, तो उसको समझेंगे पहले हम लोग। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग। ठीक है, सबसे पहला काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे पहला चीज जो लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, यहां लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा हमारे पास? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो पहले ध्यान से यहाँ समझिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले हम लोग क्या बनाते हैं? पीएल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पीएल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये तो पीएल है ही, कौन मूर्ख था? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, सेल्स लिखते थे, नेट सेल्स, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे कि नहीं लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद निकल के आता था वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था पीएल अकाउंट में, हम लोग कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता था? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट फिलहाल मान के चले हम 1 लाख रुपये। कितना मान के चले? 1 लाख रुपये। इधर हम लोग एक्सपेंसेस लिखते थे पीएल अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में 2 कैटेगरीज होते हैं इनडायरेक्ट में। एक खर्चा होता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एक होता है जो नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग कौन सा है? ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेटेड है। क्या क्या? सैलरी देना, ठीक, रेंट देना, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फिर पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सारे खर्चे जो ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्या है? जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्या? इंटरेस्ट पे किया, ठीक, और ऐसा कोई इनकम और ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बताइए, वो इनकम होता है बच्चा। ठीक, रेंटल इनकम, इनकम एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। रेंट पेड तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है। वैसा खर्चा जो बिजनेस पर्पस नहीं है। चलिए हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ देखिए। चलिए पहले हम लोग लिख दिए सैलरी, पहला खर्चा लिख दिया सैलरी। दूसरा लिख दिया ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का लाइटनिंग, ऑफिस का जो भी चीज़, तमाम चीज़ें। फिर लिख दिया हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या लिख दिया? समझाना तो बहुत कुछ है, बस एक पॉइंट लेके मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो एक और आइटम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो ले लिया सैलरी, सैलरी ले लो 5,000 का, ऑफिस ले लो 5,000 का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लो 5,000 का। एक ले लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको भी ले लेते हैं 5,000 का। अब एक आइटम लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। क्या लेते हैं बच्चा? डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग ले लेते हैं 10,000 का। कितने का? 10,000 का। इसको करिए क्लोज। क्या करिए? क्लोज। क्लोज करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास? 1 लाख। 1 लाख में से अब ये सारे खर्चे को माइनस कर दीजिए, 10, 20, 30, यानी बचा कितना? 70। ये क्या हो गया आपका? नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। बात समझ में आया? इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? ये हम कब किए थे? क्लास 11 में। यहाँ और भी चीज़ बतानी है मुझे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताना है एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बात करनी है।
लेकिन फिलहाल हम एक ही आइटम को लेके चल रहे हैं जो कि है डेप्रिसिएशन। इस आइटम को लेके मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। कैश फ्लो एक्टिविटी ना दो मेथड से निकलता था। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं दो मेथड से, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट, एक है आपका इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट हो गया आपका, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। फिलहाल हम बात करेंगे डायरेक्ट से, फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट का। हालांकि डायरेक्ट आपके सिलेबस से खत्म है, आपको इनडायरेक्ट ही करना है, डायरेक्ट आपको नहीं करना। करना क्या आपको करना क्या है? डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट की बात की जाए, एक बात बताओ, सिंपल भाषा में बताइए। 1 लाख मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट था, सैलरी में 5,000 गया, कितना बचा आपके पास प्रॉफिट? 95। ऑफिस रेंट में 5,000 गया, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कितना बचा आपके पास? 90,000। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 5,000 कैश गया, खर्चा है लेकिन कैश तो गया, कितना बचा? प्रिंटिंग स्टेशन में कितना गया, कितना बचा? 80,000। डेप्रिसिएशन कितना दिखा रहा है आप पे? लेकिन डेप्रिसिएशन में कोई पैसा गया क्या? डेप्रिसिएशन में कोई पैसा नहीं गया है, ये नॉन कैश आइटम है, इसमें कोई पैसा गया ही, लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट को क्या किया? आपके हाथ में कितना पैसा बचा अभी? यहाँ प्रॉफिट कितना दिख रहा है? डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है। बात समझना, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम। मैं बस एक ही पॉइंट को लेके समझाने वाला हूं, सब पॉइंट। कौन सा आइटम है ये? नॉन कैश आइटम। क्या है ये? नॉन कैश आइटम। सिंपल सी बात है, हमको सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किस में से? नेट प्रॉफिट में से। किस में से? नेट प्रॉफिट। अगर डायरेक्ट मेथड हम करते तो डायरेक्ट मेथड का मान लो ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपके पास? कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। अब इसमें ये है ना कि जितना कैश आइटम उसको माइनस कर दो, जितने कैश आइटम उसको माइनस कर दो। चलो, कैश आइटम कौन सा है? लेस कर दिया आपने सैलरी, कितना? 5,000। उसके बाद क्या माइनस किया? ऑफिस का रेंट, कितना? 5,000। ये डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम लोग, जो अर्लियर पीरियड्स में किया जाता था। प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना? 5,000। उसके बाद ट्रैवलिंग छूट गया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना? 5,000। डेप्रिसिएशन को हम माइनस नहीं किए क्योंकि उसमें कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई कैश आउटफ्लो एक्चुअली में हुआ ही नहीं। तो यहाँ बचा कितना आपके पास? 80,000। यहाँ बचा कितना आपके पास? ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या हो गया? यही हमको निकालना है, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन डायरेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो होना चाहिए, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं। बिना स्टेटमेंट ऑफ पीएल के हम ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन में आपको मिलेगा बैलेंस शीट। क्या मिलेगा? बैलेंस शीट में तो आपको एक चीज़ स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का एक आइटम ऐसा है जो बैलेंस शीट में मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस शीट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी आपको क्या क्वेश्चन मिला रहेगा? नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में पूरे पीएल का एक आइटम आपको मिलेगा। कौन सा? यानी आपको नेट प्रॉफिट की मैंने आपको किस मेथड से करना है? इनडायरेक्ट मेथड से। तो नेट प्रॉफिट निकालिए। नेट प्रॉफिट कितना है? 70,000। अब इनडायरेक्ट मेथड ये कह रहा है ना, इनडायरेक्ट मेथड ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया था? माइनस किया था, जिसकी वजह से कोई कैश तो एक्चुअली में गया ही नहीं गया है ना। इसको वापस क्या कर दो? ऐड कर लो। वापस क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड डेप्रिसिएशन कितना? कितना आ गया? 80,000। आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आया? यही 80,000 चाहिए था हमको। देखो यहाँ कितना लंबा प्रोसीजर लगा, यहाँ कितना तुरंत कर लिया हम लोग काम। डेट मीन्स नेट प्रॉफिट में आपको क्या करना है? नॉन कैश आइटम को ऐड कर देना। वो भी किस आइटम को? जो खर्चा था। डेप्रिसिएशन क्या था? खर्चा हुआ लेकिन कैश नहीं गया। ध्यान से देखिए, खर्चा हुआ लेकिन कैश नहीं गया। कैश एक्चुअली में गया ही, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना हम।
भैया कैश आएगा तो लिखेंगे, कैश जाएगा तो लिखेंगे, डेप्रिसिएशन में कोई कैश तो गया ही, तो हम क्या कर देंगे, ये माइनस हुआ था मेरे प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में से क्या हुआ था ये, अब प्रॉफिट में दोबारा क्या कर देंगे इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ये करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये करने में तुरंत लगेगा, काम खत्म खत्म। ये इनडायरेक्ट मेथड है, बात समझ में आ गया। यानी सबसे पहला काम आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया नेट प्रॉफिट। दूसरा काम आपने क्या किया, ये ऐड किया किसको, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम। यानी कहीं ना कहीं आपने एडजस्टमेंट किया, क्या किया, एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट किया किसका, फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, किसका। फिलहाल इस लाइन को हटा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर जगह मिल जाए लिखने के लिए। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब आप बोल रहे सर ये ऑपरेटिंग आइटम कहाँ से आ गया, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहाँ से आ गया। नॉन कैश तो आप समझा दिए, समझ में आ गया, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहाँ से आ गया। अभी ध्यान से देखिए, अब एक बात बताइए, सपोज डेट आप इंटरेस्ट पे किए, क्या पे किए, इंटरेस्ट पे किए, तो इंटरेस्ट पे करने का क्या ट्रीटमेंट है, पीएल अकाउंट पे। अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो खर्चा है, खर्चा तो हम क्या कर रहे हैं उसको, उसको भी हम कहाँ माइनस कर रहे हैं, कहाँ माइनस कर रहे हैं, कहाँ माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जहाँ डेप्रिसिएशन रखा हुआ है, जहाँ प्रिंटिंग स्टेशनरी लगा हुआ है, यही ना कहीं हम लोग लिखेंगे, यहीं पे हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट पेड, किस साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट पेड क्या होता है। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अभी आप लोगों को पूछा था ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताइए, पूछा था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं। इंटरेस्ट क्या बिजनेस रिलेटेड है, इंटरेस्ट तो हम इसलिए दे रहे हैं कि कहीं से बैंक से लोन लिया, कहीं से डिवेंचर में पैसा लिया, तो हमको उसमें क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कौन सा एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मान लो 10,000 का इंटरेस्ट पे किया आपने, क्या किया, 10,000 का इंटरेस्ट पे किया मान लो, तो 10,000 आपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, तो ये प्रॉफिट को माइनस किया है कि नहीं किया, प्रॉफिट माइनस हो गया, कितने से माइनस हो गया, 10,000 से। आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, मान के चलो, मान के चलो कोई एडजस्टमेंट नहीं करता है। प्रॉफिट में से कितना माइनस हो चुका है, ऑलरेडी 10 माइनस हो चुका है, ठीक, ये भी हैंग हो चुका है, ठीक। प्रॉफिट में से कितना माइनस हो चुका है, 10 माइनस हो चुका है। तो इंटरेस्ट पेड की बात की जाए, इंटरेस्ट पेड कितना था मेरा, 10,000 का, तो 10,000 का तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट में से ऑब्वियसली वो माइनस हुआ होगा, तो माइनस हुआ है इंटरेस्ट पेड। तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं करते हैं, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका कुछ नहीं करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है, ऑपरेटिंग में आपने कुछ नहीं किया, पीएल में कितना माइनस किया आपने, 10। देखो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहीं लिखा है इंटरेस्ट पेड, यहाँ भी आपने कितना माइनस कर दिया, 10। एक बार वहाँ माइनस, एक बार यहाँ माइनस, एक ही आइटम दो बार माइनस, एक ही आइटम दो बार माइनस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड, सबसे पहला आइटम हमने क्या सीखा था ऐड करने के लिए, डेप्रिसिएशन। दूसरा अभी हम लोग क्या सीखे, इंटरेस्ट पेड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, सब बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। इंटरेस्ट पेड यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है, नॉन कैश। इंटरेस्ट पेड कौन सा आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एक और चीज़ सुन लो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो है, अगर ये पीएल में माइनस हो चुका है, कहाँ माइनस हो चुका है, पीएल में। अब यहाँ हम लोग क्या किए, इसको ऐड किए। फिलहाल जहाँ ऐड किया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम हो ही नहीं रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम हो नहीं रहा है। अभी तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। अभी बताया था ना, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालना है, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम चलेगा।
अभी तो नेट प्रॉफिट में जो गड़बड़ हुआ था, गड़बड़ क्या हुआ था, नॉन कैश आइटम में माइनस हो गया था, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी माइनस हो गया था, उसको वापस क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद क्योंकि इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग कहने का मतलब यह है कि वो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है या तो वो फाइनेंसिंग हो सकता है। नॉन ऑपरेटिंग कहने का मतलब यह है या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है या तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या है इसका मतलब? नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? या तो वो इन्वेस्टिंग हो सकता है या तो वो फाइनेंसिंग हो सकता है। तो इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी थी? हम नॉन ऑपरेटिंग तो बता रहे थे। नॉन ऑपरेटिंग है तो है क्या वो? फाइनेंसिंग। तो भैया तुम पहले से प्रॉफिट से माइनस हो चुके हो, अब तुमको प्रॉफिट में हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब तुम कहाँ जाओ, अपने घर पे जाओ। इसको अपने घर सही सलामत क्या कर दिए हम, ये गलत जगह जाकर माइनस हुआ था, प्लस कर दिए। अब भैया तुम किस जगह से आए हो, किस जगह के हो, जाओ अपने घर पे जाओ। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो क्या होंगे, ऐड होंगे, जो क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, क्या क्या? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है? अमोर्टाइजेशन पढ़े थे ना हम लोग, पढ़े थे पीएल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल लैंड, जैसे बिल्डिंग, मशीन, लैंड पे तो नहीं गिरता, लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है। गुडविल का वैल्यू भी तो घट सकता है, कॉपीराइट का वैल्यू भी तो घट सकता है। एक बार होता है किसी बिजनेस का गुडविल का वैल्यू घट गया, पैसा गया क्या, वैल्यू घटा है, पैसा नहीं गया, पैसा नहीं गया, ठीक, पैसा नहीं गया। बात समझ में आया? गुडविल की वैल्यू घटी है लेकिन पैसा नहीं गया है। आपने गुडविल का वैल्यू घटा तो आपने नुकसान मान लिया इसको। क्या मान लिया? नुकसान मान के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में माइनस कर दिया। कहाँ माइनस कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। गुडविल में कोई पैसा गया क्या? पैसा तो एक्चुअली में गया ही नहीं, ये नॉन कैश आइटम है। क्या है? तो इसको वापस हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ था। हमने पीएल भले माइनस किया था लेकिन कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ था। बात समझ में आ गया? अब एक और चीज़ ले लो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू किए 100 का 80 में 20 रुपये का क्या दे दिए, हमने नुकसान मान लिया। नुकसान मानते इसको कहाँ लिखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिखा कि नहीं लिखा? प्रॉफिट माइनस कर दिया। एक बार बताओ 20 रुपया मेरे पास से गया है क्या कहीं? 20 रुपये तो कहीं गया ही नहीं है, उल्टा मेरे पास तो पैसा आया। कितना आया है? 80 रुपये आया। आना था 100, आया 80, 20 रुपये का नुकसान हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में दिखा दिया, लेकिन 20 रुपया एक्चुअली में गया ही नहीं। जब 20 रुपया गया ही नहीं है तो ये नॉन कैश आइटम, इसको हम दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गया? चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब ये क्या है सर? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट मतलब वो एसेट जो मेरे बिजनेस पर्पज से नहीं है। मान लो ये डिजिटल बोर्ड, ये बेचने का काम थोड़ी मेरा, मैं तो ये यूज़ पर्पज के लिए आया, इसको बेच दिया तो इसको अगर मैं बेच देता हूँ तो क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है मेरे लिए? क्या वो ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? नहीं है, वो तो नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। तो ये डिजिटल बोर्ड में बेच रहा हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि ये बेच के मुझे 1 लाख रुपये मिलना चाहिए और मुझे मिल गया 90,000, उम्मीद कितनी थी, मिला कितना, कितना का नुकसान, 10,000 नुकसान। मेरे दिमाग में आ रहा है 10,000 नुकसान। अब नुकसान को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। 10,000 गया क्या मेरे पास से, मेरे पास उल्टा 90,000 है, 10,000 तो गया ही नहीं है। ये कौन सा आइटम हो गया?
तो इसको हम दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गया। सेम इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और यही बच्चा समझने में परेशानी आ जाती है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया कहानी खत्म। बाकी ये चीज़ तो बहुत हल्का है, इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए, जो समझना है यहीं पे समझना है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, व्हाट डू मीन बाय प्रोविजन? प्रोविजन का मतलब ये क्या होता है, एंटीसिपेटेड लॉस। मैंने एक फ्यूचर लॉस को प्रेडिक्ट किया, मुझे लगा कि मार्केट में जो मैंने उधारी दे रखा है, मुझे लग रहा है कि पहले लगा कि 80,000 पैसा डूबेगा। कितना लगा? तो मैंने 80,000 का प्रोविजन बना दिया। अब मुझे लग रहा है कि 1 लाख डूबेगा, तो प्रोविजन कितने से इंक्रीज किया मैंने? 80,000 पहले था, अब कितना का प्रोविजन बना दिया मैंने? 1 लाख का। बढ़ाया कितना से? 20 से। तो 20,000 प्रोविजन इंक्रीज हुआ। प्रोविजन इंक्रीज होते ही सबसे पहला काम मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर डेबिट साइड में माइनस कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर दिया? जहाँ डेप्रिसिएशन लिखे था ना, जहाँ डेप्रिसिएशन लिखे समझाया था वहीं पे सब वहीं का आइटम आ रहा है, मैंने माइनस कर दिया। क्या कर दिया? अभी बताओ, माइनस तो कर दिया, प्रोविजन ही ना बनाया है। किसी को पैसा दिया है क्या हमने? कोई पैसा तो एक्चुअली में गया ही। तो ये कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम। क्या कर दिया हमने? इसको वापस ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें कोई कैश एक्चुअली में गया ही नहीं। ठीक, अब एक और आइटम आ जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? अब बोला सर ये तो खर्चा है, ये तो खर्चा है, खर्चे में तो पैसा कंफर्म गया होगा, इसमें तो आप रोक भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रोक सकते। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो बिजनेस स्टार्ट करते समय का हुआ है, और ये जो कैश फ्लो कर रहे हैं वो स्टार्ट करते समय का नहीं बना रहे हैं, कुछ साल बाद का बना रहे हैं। आप बोलो सर ऐसा कैसे पता चल जाएगा? डाउट होगा ना कि सर ये कैसे आपको पता चल गया कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ? क्या पता इस साल स्टार्ट हुआ? इस साल स्टार्ट हुआ होगा तो क्या पिछले साल का कोई डेटा होगा मेरे पास? जब पिछले साल का कोई डेटा ही नहीं है तो हम कैश फ्लो में क्या करना, हमको तो देखना है ना पहले कितना था अब कितना, तभी ना कैश फ्लो पता चलेगा। मतलब वहाँ तो कैश फ्लो बनेगा ही नहीं। अब ये क्वेश्चन जो मेरे पास आया होगा, इसमें पिछले साल का भी डेटा है, इस साल का भी डेटा, यानी इस बिजनेस इस साल स्टार्ट नहीं हुआ, किसी भी कीमत में इस साल स्टार्ट नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो बिजनेस स्टार्ट होते समय लगा था, लेकिन जिस खर्चे का राइट ऑफ हर साल चलता आ रहा। शुरुआत में 5 करोड़ लग गया, बिजनेस कह रहा है कि ऐसा है इस खर्चे का भुगतान जो है हर साल प्रॉफिट में से 1 करोड़ काटेंगे हम। प्रॉफिट में तो कट रहा है, पीएल अकाउंट में से कट रहा है, लेकिन ये 1 करोड़ कहीं जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा, कहीं ये पैसा जा ही नहीं रहा। तो इसको हम दोबारा क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आइटम था जिसको हमने क्या किया, ऐसा आइटम जो नॉन कैश आइटम था, नॉन ऑपरेटिंग आइटम था, जिसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? तो समझ में आ गया होगा। नॉन कैश आइटम इसलिए ऐड किया क्योंकि उसमें कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कैश गया ही नहीं, तो हमने ऐड कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग आइटम को इसलिए ऐड किया भैया क्योंकि तुम कहाँ के हो, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग के हो, तो भैया तो अपने घर जाओ। तुमको वापस ऐड कर दिया, तुमको कहाँ पहुँचा दिए? तुम्हारे घर पहुँचा दिए। बात समझ में आया? अब एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, आप आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, भगवान जाने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक। आप ये बताइए, रेंट आएगा तो कहाँ लिखेंगे? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रेंट आएगा तो, पेड नहीं, रेंट आएगा तो रेंट रिसीव्ड, रेंटल इनकम। इंटरेस्ट आएगा तो यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? डिविडेंड आएगा तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ लिख देंगे। देखो मैंने यहाँ डिविडेंड पेड नहीं लिखा है, डिविडेंड पेड के ऊपर बताया भी नहीं है, ठीक। लेकिन स्टार मार्क जो किया था मैंने, स्टार मार्क जो किया था, स्टार मार्क मैंने इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड दोनों में किया था। किस में किया था? इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड दोनों में करा था। इंटरेस्ट पेड के बारे में तो बता दियो, डिविडेंड पेड के बारे में मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, जहाँ एक वर्किंग नोट बनने वाला है। वर्किंग नोट बनेगा इस नेट प्रॉफिट का। यहाँ बिफोर टैक्स लिया हूँ, क्वेश्चन में गलती से आफ्टर टैक्स आ गया, तब ये डिविडेंड पेड के काम आएगा, क्योंकि एक वर्किंग नोट बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पहले, एक छोटा सा, जो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप कैश फ्लो बनाना सीखिए। क्या सीखिए? कैश फ्लो बनाना, पूरा बेसिक चीज़ समझ लीजिए, फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। अब ये बताइए क्या किया आपने?
रेंटल इनकम आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो करा क्या आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करा? ऐड किया। किस साइड में ऐड किया? किस साइड में ऐड किया? क्रेडिट साइड में। रेंट रिसीव्ड क्या ऑपरेटिंग इनकम है? क्या बिजनेस पर्पस इनकम है? इंटरेस्ट रिसीव क्या बिजनेस पर्पस इनकम है? डिविडेंड रिसीव क्या बिजनेस पर्पस इनकम है? नहीं है। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव खासकर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के केस में तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि अगर फाइनेंसिंग कंपनी आ जाती तो है। फिलहाल फाइनेंसिंग कंपनी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कैश फ्लो में। फाइनेंसिंग कंपनी वाला क्वेश्चन, फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब वो है, वो कंपनी जो फाइनेंस में डील करती है, जो पैसा लेती है, पैसा इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट डिवेंचर्स में, इसमें, ठीक, जितने LIC हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी या तो ट्रेडिंग कर रही होगी। मतलब ट्रेडिंग मतलब सामान खरीद रही है, सामान बेच रही है, प्रोडक्ट से डील कर रही है। फाइनेंसिंग कंपनी प्रोडक्ट से डील नहीं करती, वो पैसा लेती है पब्लिक का, पैसा इन्वेस्ट करती है, वो वाला। फिलहाल उसकी बात छोड़ दो, फाइनेंसिंग कंपनी तो नहीं है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का ही क्वेश्चन आएगा। अब बात हो रही थी कि इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड को आपने कहाँ लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पहली बात तो वो ऑपरेटिंग इनकम है ही, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में भी कौन सा है? वो इन्वेस्टिंग। आपने देखा यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंटल इनकम, इसमें स्टार मार्क नहीं किए थे क्या? नहीं किया, तब कर लो। रेंटल इनकम कहाँ लिखा है हमने? ये तीन चीज़ तो यहाँ ऐड किया, और पहले ही हमने कहाँ ऐड कर दिया था? अभी अभी हम कहाँ ऐड करके आए थे? PL में। भैया वहाँ तो ऐड किए ही है पहले से, प्रॉफिट में पहले से ऐड है, फिर तुम यहाँ ऐड करो तो कितना बार ऐड हो गया? तो प्रॉफिट में ऐड था ना वो, तो आप प्रॉफिट में क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बोलेंगे भैया ऐसा है, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया आप कहाँ के हो, आप अपने गाँव चले जाओ। बात समझ में आ? तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, इसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बात समझ में आ गया? ये जो वाला पॉइंट है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका उल्टा कर लो। मान लो ये दो जो बात की है, ये तीन जो बात की है, ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम था। कुछ ऐसा आइटम है कि जो नॉन कैश आइटम है, इसको हमको लेस करना है? बिल्कुल है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का उल्टा करो, डिक्रीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो गया। पिछले साल आपको महसूस हो रहा था कि 10 लाख 1 लाख रुपये डूब सकता है, तो आपने प्रोविजन कितने का बनाया? अब आपको लग रहा है कि नहीं भैया पैसा तो 80,000 डूबेगा, तो आपने अपना जो प्रोविजन बनाया था, जो लॉस को एंटीसिपेट किया था, वो एंटीसिपेशन आप क्या कर दिया? आपने कम कर दिया। कितने से कम किया? 20,000 आपको अब फायदा लग रहा है। अब फायदा लगा, खुश हुआ, आपने PL अकाउंट में क्या कर दिया? प्रॉफिट में ऐड कर दिया। 20,000 आया है क्या? आया थोड़ी। प्रॉफिट ऐड हो गया लेकिन पैसा तो आया ही। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से, क्योंकि कैश तो कोई आया ही नहीं, तो डिक्रीज इन प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? अब ये जो है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको भी उठा लो। गेन हो गया। मुझे लग रहा था ना ये डिजिटल बोर्ड 1 लाख में बिकेगा, बिक गया 1,20,000 में। कितने बिका? 1,20,000 में बिका। मैं 1,20,000 में बिका तो मैं कहाँ लिखूंगा? ये लिखूंगा ना, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ कितना लिखूंगा? 1,20,000। अब मुझे लग रहा था कितने बिकेगा, बिका कितने में? 1 लाख में बिका, 1,20,000 में। फायदा कितने का हुआ? 20,000 का। जब फायदा 20,000 का हो गया, जब फायदा, तो हम तुरंत क्या किए? तुरंत क्या किए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 20,000 फायदा लिख दिए। लिखे 20,000 फायदा, प्रॉफिट में 20,000 ऐड हो गया। प्रॉफिट में कितना ऐड हो गया? यहाँ पहले से कितना ऐड किया हमने? 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस 20 कितना हो गया? कैश कितना आया? 1,20,000 ही तो कैश आया, 1,40,000 थोड़ी आया। बात समझ में आया? तो वो 20 आया, वो क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स।
बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब किसका एडजस्टमेंट कर लिया सर? नॉन कैश का एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। क्यों किया था हमने ये बताइए? ये एडजस्टमेंट आपने करा क्यों था? क्यों किया था इतने देर से? इतना खेल क्यों खेला था आपने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बस। अब जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आगे जो भी आंसर आ गया होगा लिख देंगे। ऐसा कॉलम मैंने हटा दिया वैसे, ठीक है? अमाउंट की बात नहीं हो रही, पहले स्ट्रक्चर को समझा जाए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। मैंने बताया था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला काम करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, सेल किया, परचेज किया, सैलरी दिया, ये सब चीज़। अब सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल वाला काम होगा, यानी करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटी का। किसका किसका? करंट एसेट्स का एंड करंट लायबिलिटी का, ठीक है? देखिए अब यहाँ देखिए कि करंट एसेट्स बढ़ेगा, करंट एसेट्स घटेगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी घटेगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड लेके चल रहा हूँ। करंट एसेट मान लो स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज होगा तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक कब इंक्रीज होगा भैया? जब खरीदे होगे। जवाब, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? स्टॉक आ रहा है, खरीदे हैं तो पैसा आपके पास से, आपको देखना पैसे पे, स्टॉक को नहीं देखना, आपको देखना है किसमें? पैसे में, क्योंकि आप बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पैसा जा रहा था, क्या होगा ये? माइनस। करंट एसेट घट गया, मान लो स्टॉक घट गया। स्टॉक घटा मतलब आपने स्टॉक बेचा है, बेचा मतलब पैसा आया, तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? करंट लायबिलिटी की बात की जाए, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है। मान लो इंक्रीज होने का मतलब आपने उधारी लिया, उधारी पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी घट रहा है मतलब कर्ज कम हो रहा है, उधारी कम हो रहा है। उधारी कब कम होगा? जब आप पैसा चुकाएंगे, यानी कैश जा रहा है, तो क्या हो गया? माइनस। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम करना हमको ऐड। ऐड में किसको ऐड करेंगे? जो प्लस हो रहा है। कौन प्लस हो रहा है? इंक्रीज इन, सॉरी डिक्रीज इन, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। समझ में आ गया? फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब लेस किस में हो रहा है? इंक्रीज इन, जस्ट इसका उल्टा कर लो। डिक्रीज इन करंट एसेट्स था, डिक्रीज को कर लो इंक्रीज। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी था, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बात समझ में आ गया? अब जो आंसर आएगा आपके पास, क्या आएगा? अब जो आंसर आएगा इसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इतना ही था, बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इतना खेल खेलना पड़ा। बात समझ में आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस साल अगर कोई टैक्स पेड है आपका, तो हम क्या करेंगे? लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड। टैक्स पे करने का जो आंसर आएगा यह हो जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन, ठीक, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ एक टॉपिक छोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला। हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो जिस दिन वो वर्किंग नोट समझाऊंगा, कौन सा वर्किंग नोट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, उस दिन मैं वो चीज़ को समझाऊंगा, ताकि इसका और उसका, इसका रिलेशन उसके साथ है, तो बेटर है वो उस टाइम आप समझिएगा। अभी समझेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, वैसे उसके आने के ज़्यादा चांसेस है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, ठीक है?
कितना कितना ला सकते हैं आप पे अमाउंट, ये बताइए। ये 3 लाख माइनस है, 1 लाख प्लस है, तो कितना हो गया? 2 लाख माइनस, 2 लाख माइनस। आंसर कितना चाहिए हमको? तो मान लो यहाँ 4 लाख प्लस आ गया। आंसर आ रहा है, देखो 4 लाख प्लस 3 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, इस तरह से आंसर आएगा। और आउटर कॉलम में आपको एक इसका आंसर अमाउंट लिखना है, एक इसका अमाउंट लिखना है, एक इसका अमाउंट लिखना है। बात समझ में आ गया? ये था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सके। क्लियर है? और जो यहाँ एक पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है वो छोड़ा जानबूझ के है, गलती नहीं किया हूँ मैं, छोड़ा जानबूझ के हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा कि वो उसका रिलेशन कहीं और से। तो फिलहाल इतना समझिए, स्टेप बाय स्टेप जितना समझा रहा हूँ उतना समझिए, बेटर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।